हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अब देखो अपना कल 6th वाला चैप्टर कंप्लीट हो गया था जो प्लांट टिश्यू वाला था। अब उससे ही रिलेटेड अब अपन पढ़ेंगे एनिमल टिश्यूज। और ये एनिमल टिश्यूज जो है थोड़ा सा मैं रेफरेंस बुक से पढ़ा रही हूँ क्योंकि जो आपके एनसीईआरटी है उसमें कम दे रखा है, हालांकि ऐसा उतना कम नहीं है लेकिन कंपटीशन के हिसाब से ये बहुत आता है। और इसमें जो एग्जाम्पल्स हैं, इसके जो टाइप्स हैं वो बहुत डिटेल में आते हैं, इसलिए जो है ये थोड़ा सा मैं रेफरेंस बुक से आपको करा रही हूँ, ठीक है ना। अभी देखो 7 चैप्टर है एनिमल टिश्यूज। सबसे पहले वही डेफिनेशन है। तो डेफिनेशन में आपको पता है कि जो सेम स्ट्रक्चर है, सेम फंक्शन है, तो उन सेल्स के ग्रुप को अपन क्या बोलते हैं, टिश्यू। तो इसमें चाहे आप प्लांट टिश्यू हो चाहे एनिमल टिश्यू है, आपकी जो डेफिनेशन है वो सेम होगी। फिर एक चीज़ आपको इसमें और ध्यान थोड़ी सी रखनी है कि जिस ब्रांच में, क्योंकि क्वेश्चन कई बार आ चुका है इसलिए और आपकी बुक में नहीं है फिर भी मैं आपको बता रही हूँ कि हिस्टोलॉजी, औतकी, ठीक है, कि जिसमें ये ब्रांच का नाम है जिसके अंदर अपन टिश्यू की स्ट्रक्चर, जैसे अभी अपन जो काम कर रहे हैं तो ये जिस ब्रांच के अंदर कर रहे हैं उस ब्रांच का नाम क्या होता है, औतकी, या उसे अपन बोलते हैं हिस्टोलॉजी। फिर उसके बाद में देखो ये नाम कई बार आते हैं कि फादर ऑफ हिस्टोलॉजी कौन है जनक, तो ये है बाइचेट, क्योंकि इन्होंने जो है बहुत ज़्यादा ऊतक जो टिश्यू वर्ड है वो वर्ड भी इन्होंने ही दिया था और इन्होंने इसकी बहुत सारी जो है प्रोसेस को, फिजियोलॉजिकल प्रोसेस वगैरह जो है उस पर काम किया था, इसलिए इनको बाइचेट को जो है हिस्टोलॉजी या औतकी का जनक कहते हैं। इसके साथ साथ में एक नाम और भी आता है और वो आता है आपका मार्सेलो मेलपिगी। तो ये जो है इनने बहुत ज़्यादा इस पर काम किया था, तो इनको क्या कहा जाता है, डिस्कवरी ऑफ हिस्टोलॉजी, यानी कि ऊतक जो विज्ञान है उसके ये खोज करता है। तो ये कुछ चीज़ें इसलिए मैं बता रही हूँ क्योंकि हिस्टोलॉजी से रिलेटेड जो है कुछ चीज़ें यहाँ पर आती हैं। तो सबसे पहले तो हिस्टोलॉजी, तो ये ब्रांच का नाम हो गया। फिर इसके जो जनक या फादर हैं वो फादर कौन हो गए आपके, ये बाइचेट हो गए। फिर उसके बाद में सबसे ज़्यादा काम या जो इस पे डिस्कवरी किसने ज़्यादा काम किया था, तो वो खोज करता ऊतक विज्ञान के कौन है, ये है आपके मार्सेलो मेलपिगी। तो ये आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ पे देखो जो ये टिश्यूज़ हैं, एनिमल टिश्यूज़, इनको अपन चाहे आप स्ट्रक्चर मान लो, चाहे आप फंक्शन मान लो, चाहे आप स्थिति मान लो, तो इस तरीके से जो है चार जो है मेन उसमें बांटा हुआ है। तो चार कौन कौन से हैं, सबसे पहले एपिथेलियम, यानी कि बाहर की तरफ जो, जैसे एपिडर्मिस वगैरह भी आपने पढ़ी है, तो जो बाह्य त्वचा है वो बाह्य त्वचा जो हम लेंगे वो किस में लेंगे, एपिथेलियम में। दूसरी वाली है कनेक्टिव। तो कनेक्टिव में हम क्या लेंगे, जो चीज़ों को जोड़ रही है। जैसे अगर आपसे पूछा जाए ये तो ब्लड क्या है, तो ब्लड इज ए कनेक्टिव टिश्यूज की, यहाँ पर जो है वो चीज़ को जोड़ रहा है। तो ये जो सेकंड है जिसको अपन कनेक्टिव या संयोजी ऊतक, तो ब्लड भी एक तरह का क्या ऊतक है जो चीज़ों को जोड़ने का। हालांकि अगर आपसे पूछा जाए कि ब्लड क्या है, तो ब्लड क्या करता है, एक जगह से दूसरी जगह, जैसे आपने जाइलम फ्लोएम में देखा था, तो जाइलम है वो वाटर की सप्लाई करता है, फ्लोएम है वो फूड की सप्लाई करता है। ऐसे ही हमारी बॉडी में जो ब्लड है वो जितनी चीज़ें, जो भी चीज़ें, चाहे वो केमिकली हो चाहे वो कोई भी चीज़ हो, उन सबको एक जगह से दूसरी जगह कौन ले जाता है, ब्लड ले जाता है। तो ब्लड एक तरह से कंडक्शन का काम यहाँ पर करता है, तो इसलिए अपन इसको क्या बोलते हैं, संयोजी ऊतक या कनेक्टिव टिश्यू। उसके बाद में थर्ड है अपना मस्कुलर, यानी कि जो मसल्स वगैरह आपको पता है, पेशियाँ जो होती हैं जो जिससे कि अपन फंक्शन अपना कोई भी काम करते हैं, तो उस वजह से जो है वो किसके दिया होती है, पेशी या मसल्स के थ्रू, और इनमें फैलने और सिकुड़ने की क्षमता होती है। तो इसलिए थर्ड हो गया आपका मस्कुलर टिश्यू। और फोर्थ आपका होगा नर्वस, जो ब्रेन से रिलेटेड है, कि जितनी भी कोई भी अपनी संवेदना वगैरह उसको ग्रहण करना, उससे संबंधित कार्य करना। आपने एक छोटी क्लासेस में तंत्रिका तंतु या नर्व कोशिका का, सेल का स्ट्रक्चर भी करा होगा। तो ये सारे जो हैं, जो कि अधिकतर
ब्रेन से और हमारी स्पाइनल कॉर्ड यानी मस्तिष्क और मेरु रज्जु से संबंधित होती हैं, धागों जैसी संरचना होती है और इनसे ही हमारी जितनी शरीर की संवेदनाएं, जितने सेंसेस हैं, उनसे रिलेटेड यहाँ पे काम किया जाता है। तो ये 4 तरीके के ऊतक हैं जिसमें इसमें डिवाइड किया हुआ है। पहला एपिथीलियम है यानी अधिचर्म या बाह्य त्वचा से रिलेटेड, दूसरा संयोजी है जिसमें आपका ब्लड और लिम्फ आएगा, फिर उसके बाद में पेशी है जिसमें मस्कुलर्स आएंगी, मसल्स आएंगी, और चौथा आपका कौन सा है, तंत्रिका तंतु या नर्वस सिस्टम। तो इस तरीके से यहाँ पे 4 आपके ऊतक हो गए, यानी ऊतकों को, एनिमल टिश्यूज को अपन ने 4 उसमें बांटा हुआ है। अब अपन पहला स्टार्ट कर रहे हैं एपिथीलियम टिश्यू या उपकला ऊतक, ठीक है, जो कि अब यहाँ पे देखो ये जो ऊतक है या ये जो टिश्यू है, ये टिश्यू अधिकतर जितने ऑर्गन्स हैं उन ऑर्गन्स के सबसे बाहरी सतह को कौन बनाता है, ये उपकला ऊतक बनाता है, ठीक है। उसके अलावा जैसे हमारी कोई कैविटी वगैरह है उसको बनाता है, जो हमारी वेसल्स वगैरह हैं, ब्लड वेसल्स वगैरह हैं उनको बनाता है, या ट्यूब्स वगैरह हैं उनको ये बनाता है। तो ये एक तरीके का आवरण हो गया, एक तरह का कवर हो गया, जिसे हम क्या बोलते हैं, एपिथीलियम टिश्यू। फिर उसके बाद में देखो यहाँ पर, क्योंकि अभी जैसे आपने प्लांट में भी देखी थी, जो एपिडर्मिस है, उन एपिडर्मिस में जितनी सेल्स हैं वो सब आपस में चिपकी हुई, उनमें छेद या जगह नहीं है, क्योंकि इनका काम क्या है, प्रोटेक्शन का। तो सब यहाँ पर भी अगर आपको कोशिकाएं दिखेंगी तो ये जो कोशिकाएं, इनके बीच में कोई जगह नहीं होगी, तो ये बिल्कुल आपस में सटी हुई होंगी। तो सबसे पहले तो आपको ये ध्यान रखना है कि इसमें इंटर सेलुलर स्पेस आपको नहीं मिलेगा। फिर उसके बाद में देखो कि ये आपस में जुड़ी रहती हैं, और जुड़ती किससे हैं, एक स्पेशल जॉइंट होता है जिसे बोलते हैं डेस्मोसोम। तो डेस्मोसोम से ये आपस में जुड़ी रहती हैं। फिर अगर हम देखें तो ये आपस में एक और पदार्थ होता है जिसे ग्लाइकोप्रोटीन कहते हैं, उनसे भी ये आपस में क्या रहती है, जुड़ी रहती हैं। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि इनमें पुनरुद्भवन या रीजनरेशन की प्रवृत्ति या नेचर पाया जाता है। जैसे मान लीजिए कि आपके शरीर पर कहीं चोट लग गई तो वहाँ पे वापस से कोशिकाएं बन जाती हैं, तो ये कहलाता है पुनरुद्भवन या रीजनरेशन की प्रोसेस। तो ये इसमें पाई जाती है। फिर अगर अपन इसका कार्य देखें तो सबसे पहला तो क्या है, प्रोटेक्शन, कि यानी बाहर की कोई भी चीज़ को ये अंदर इजीली एंटर नहीं, अगर ज़रूरत होगी तभी एंटर करने देंगी। तो इसे बोलते हैं चयनात्मक अवरोध, यानी कि सेलेक्टिव बैरियर्स हैं। अगर ज़रूरत होगी तो अंदर आएगा, नहीं ज़रूरत होगी तो अंदर नहीं आएगा। फिर उसके बाद में अगर हम और देखें तो ये एक्सक्रीशन में, एब्जॉर्प्शन में, इनमें बहुत ज़्यादा हेल्प करती हैं। फिर उसके बाद में बाहर, क्योंकि बाहर की तरफ है तो सेंसेस है, एनवायरनमेंट के हो या किसी तरीके के, तो उन सेंसेस में ये काम करती हैं। उसके बाद में, हालांकि आपकी बुक में इतना डिटेल में नहीं है पर थोड़ा सा मैं करवा रही हूँ कि ये जो सेल्स हैं, इन सेल्स को, ये टिश्यूज़ हैं, इनको भी अपन ने जो है 3 उसमें डिवाइड किया हुआ है। पहला सिंपल है यानी सरल है, फिर उसके बाद में कंपाउंड है, संयुक्त है, फिर कुछ विशेष है। तो ये इस तरीके से आप भी, इसको बुक में नहीं है आपके, लेकिन आप इसको इस तरह से डिवाइड कर लेना। सबसे पहले सरल, फिर संयुक्त और फिर विशेष प्रकार की। ये कौन से हैं, ये हैं आपके एपिथीलियम वाले हैं, उनके 3 भाग हैं। और उस 3 भाग में भी अपन सबसे पहले कौन सा लेते हैं, सिंपल। अब ये सिंपल आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी, अगर आप डायग्राम देखोगे तो समझ जाओगे। तो सबसे पहले अगर अपन सिंपल में भी लेते हैं तो सबसे पहला आपका कौन सा है, सरल सल्की एपिथीलियम, जिसे हम बोलते हैं स्क्वामोस। और अगर आप इसका डायग्राम देख रहे हो तो इसमें आपको केवल एक लेयर मिलेगी, कोशिकाओं की पतली सी एक लेयर, और ये बिल्कुल चपटी और सबसे बाहर की तरफ, ये मान लीजिए आप सबसे बाहर की तरफ ये आपको यहाँ पर मिलेगी। तो सिंपल सी है, प्लेट के समान, या बिल्कुल जैसे आप परत कहते हो उस तरीके से आपको यहाँ पर दिखाई देगी। फिर उसके बाद में अपने पास में दूसरी है, अब ये ज़्यादा नहीं, बस आप नाम और थोड़ी सी इसकी स्ट्रक्चर के हिसाब से देख लो। सरल घनाकार उपकला, घनाकार मतलब होता है क्यूब, और आपने मैथ्स में पढ़ा हुआ है क्यूब कैसा, जो चारों तरफ से, जिसकी चारों जो चीज़ें हैं वो कैसी हैं, बिल्कुल लंबाई चौड़ाई कैसी है, एक सी, तो वो कहलाती है। तो यहाँ पे भी आप जो सेल्स देख रहे हो तो ये सेल्स कैसी है, क्यूब जैसी, लेकिन बिल्कुल सिंपल सी हैं, इसलिए अपन इसको क्या बोलते हैं, सरल घनाकार या सिंपल क्यूबॉइड
एपिथेलियम। ठीक है, अब ये जो है सेल्स, ये सेल्स अधिकतर जो है आपको कहाँ मिलेंगी, जैसे लंग्स में मिलेंगी, थायराइड, मतलब जो ग्लैंड्स हैं उन ग्लैंड्स में आपको ये बहुत ज़्यादा मिलती हैं। फिर उसके बाद में इसका जो स्पेशल चीज़ है कि ये जो है एक्सक्रीशन में, और एक्सक्रीशन में भी अगर आपने नेफ्रॉन सुना हो तो नेफ्रॉन में ये पाई जाती है, पीसीटी में, समीपस्थ कुंडली नलिका, वहाँ पर ये पाई जाती है। फिर उसके बाद में फिर है सरल स्तंभाकार उपकला। स्तंभाकार मतलब थोड़े से जिसमें कि आयताकार आप मान के चलो, जो लंबाई ज़्यादा है लेकिन चौड़ाई उसकी कम है, तो उसे अपन बोलते हैं कॉल्यूमिनर, कॉलम टाइप, तो इसलिए कॉलमिनर है। और ये जो है इसमें लंबाई ज़्यादा और चौड़ाई कम होती है। फिर उसके बाद में आभासी स्तरित उपकला, यानी कि अब ये क्या है, सीलिएटेड थोड़ी सी। यहाँ पर अगर आप डायग्राम देख रहे हो तो ये कॉलम टाइप सी हैं, लेकिन इनमें जो है आपको थोड़े से बाल जैसी स्ट्रक्चर दिखेगी, जिसे अपन बोलते हैं सीलिया। तो ये अधिकतर आपको कहाँ पे मिलेंगी, जहाँ पर कोई कोशिकाएं या कोई चीज़ है वो मूव करती है, जगह से दूसरी जगह जाती है, तो वो चीज़ आपको मिलेगी। जैसे नाक है तो नाक में सीलिया मिलेगी। फिर अगर कान है तो कान में भी थोड़े बाल होते, तो इस तरीके से आपको यहाँ पे मिलेगी। तो जहाँ पर मूवमेंट होता है, और ये जब अपन रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ेंगे तब ये वाली जो लेयर है वो बहुत ज़्यादा, चाहे एग का मूवमेंट हो चाहे स्पर्म का मूवमेंट हो, तो वहाँ पर जो है किसी भी चीज़ को गमन करने के लिए ये जो लेयर है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है। फिर उसके बाद में अपन देखते हैं सेकेंड। पहला था सिंपल, सिंपल में एक परत थी, बस आप आकार के आधार पे आपने डिवाइड कर दी, बिल्कुल सिंपल थी। फिर क्यूब जैसी थी, फिर कॉलम टाइप थी, फिर कॉलम के साथ में उसमें बाल या सीलिया थे। अब अपने पास में दूसरी है कंपाउंड। कंपाउंड में भी 3 तरीके की है, सिंपल है, सीलिएटेड है और सूडो स्ट्रेटिफाइड है। तो सबसे पहले अगर अपन देख रहे हैं तो कंपाउंड मतलब कि यहाँ पर अब एक से ज़्यादा परत यहाँ पर पाई जाती है। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें देखो कि एक की जगह अब यहाँ पे लेयर्स या परतें आपको ज़्यादा मिलेंगी, और परतें ज़्यादा मिलने से ये थोड़ी आपको मोटी मिलेगी, और मोटी होने से ये हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट ज़्यादा करती है, यानी मैकेनिकल, जैसे यांत्रिक सुरक्षा आप कहते हो, तो वो वहाँ पर काम में आती है। अब यहाँ पे देखो जो सबसे पहली है वो कौन सी है, आपकी सिंपल है। और इसके ये जो है ये अधिकतर आपकी त्वचा, अभी जब आप 12th में पढ़ोगे स्किन वाला, तो स्किन में एपिडर्मिस में आपको मिलेगी। और उसके बाद में जैसे मान लीजिए ईसोफेगस है, फिर हमारी जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं, तो उनमें ये बहुत ज़्यादा मिलती है। और इसमें जो है जैसे मान लीजिए अपन है, तो अपने में जो एपिडर्मिस है, उस एपिडर्मिस में या अधिचर्म में केराटिन होता है, और धीरे धीरे जैसे नाखून है, बाल हैं, तो इन सब की जो स्ट्रक्चर है वो बनाने में ये बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। फिर उसके बाद में दूसरी है इसकी क्यूब वाली। तो यहाँ वाली जो क्यूब वाली जैसे सिलिएटेड अपना दिया हुआ है, तो ये अधिकतर अपने को कहाँ मिलेगी, आँखों में मिलेगी। कुछ अपनी जो ग्लैंड्स हैं, जैसे पसीने वाली ग्लैंड्स हैं, वहाँ पर आपको मिलेगी। और तीसरी इसमें कौन सी है, सूडो सिलिएटेड। तो ये जो है ये अधिकतर अपने को कहाँ मिलेगी, हालांकि थोड़े बहुत बाल जैसे स्ट्रक्चर, पर सूडो मतलब क्या होता है, नकली। तो इस तरीके से जो है यहाँ पे, जैसे मैं आपको डायग्राम भी दिखा रही हूँ, तो ये यहाँ पे सीलिया मिलेंगे, लेकिन बहुत छोटे छोटे मिलेंगे। और ये जो है आपको बहुत, जैसे कॉलम वहाँ पे भी आपने देखे तो यहाँ पे भी लंबे पतले कॉलम के रूप में यहाँ पे दिखाई देंगी। और ये अधिकतर आपको रेस्पिरेटरी, जैसे लैरिंग्स वगैरह, एपिग्लॉटिस है जो गले में होता है, उनमें जो है, और उसके अलावा जो ग्लैंड्स वगैरह होती है उसमें ये ज़्यादा मिलती है। फिर उसके बाद में कुछ स्पेशल है, तो स्पेशल में आपकी बहुत सारी हैं, लेकिन अपन जो इम्पॉर्टेंट है वही अपन करेंगे। तो इसमें जैसे मान लीजिए कि सीलिएटेड एपिथेलियम है, तो ये जो सीलिएटेड एपिथेलियम है, इन के ऊपर जो है छोटे बाल जैसी स्ट्रक्चर होती है, और ये अधिकतर जो है यूरिनरी ट्यूब वगैरह है वहाँ पे मिलती हैं। और ये जो है जैसे यूरिन वगैरह है, तो उसके मूवमेंट में या उसके फ्लो में यहाँ पर काम में आती है। उसके अलावा जैसे अभी आप पढ़ोगे तो फैलोपियन ट्यूब्स वगैरह होती हैं, वहाँ पर अभी मैंने आपको बताया था कि एग है, उसके मूवमेंट में काम में आती है। फिर उसके बाद में अपनी जो आइज़ है,
तो आइज के रेटिना में ये मिलती हैं। फिर उसके बाद में एक टाइप है, वो है पिगमेंट एपिथेलियम। अब जैसे अगर हालांकि पता नहीं मैंने आपको पहले बताया कि नहीं, अगर मैं आपसे पूछूं कि हमारी जो स्किन है उस स्किन में कौन सा पिगमेंट है, तो होता है मेलेनिन। ये जो मेलेनिन पिगमेंट होता है ये ब्लैक कलर का होता है, और जिसमें ज़्यादा होता है उसकी स्किन उतनी डार्क होती है, जिसमें कम होता है, जैसे अगर आप बिल्कुल अमेरिकन लोगों को देखोगे तो वहाँ पे मेलेनिन कम है, और वहीं अफ्रीका वाले देखोगे तो बिल्कुल वो काले हैं, क्योंकि वहाँ पे मेलेनिन क्या होता है, बहुत ज़्यादा मात्रा में मिलता है। तो ये जो सेल्स हैं जिनमें कि पिगमेंट होता है, तो उन्हें अपन क्या बोलते हैं, पिगमेंट एपिथेलियम। उसके अलावा अपनी फिर कुछ रिप्रोडक्टिव एपिथेलियम होती हैं, और ये किस में पाई जाती हैं, ये अपनी पाई जाएंगी किसमें, ओवरी में, फीमेल्स में, और जो मेल हैं उनके वृषण या जो है टेस्टिस में पाई जाती है। और इनका वहाँ पर काम क्या होता है, आपको पता है कि लगातार जो है हमारी ओवरी है वो अंडे बनाती है, एग्स बनाती है, और जो मेल होते हैं उन मेल में टेस्टिस है, तो उसमें शुक्राणु या स्पर्म्स बनते रहते हैं। तो वहाँ पर भी जो है ये वाली सेल ये वाली एपिथेलियम पाई जाती है, और इनसे जो है गैमेट फॉर्मेशन या युग्मकों का निर्माण लगातार होता रहता है। तो ये लगातार विभाजित होके बनाती है। फिर कुछ हमारे यहाँ पे सेंसरी एपिथेलियम भी है, जो आँखों में, अपने नाक के अंदर जैसे खुशबू वगैरह है, जीभ के अंदर है, तो और कान के अंदर है। तो ये जो है कुछ सेंसेस हैं, तो जैसे साउंड है, स्मेल है, तो जितने अपने सेंसिटिव ऑर्गन है या जिनको आप ज्ञानेंद्रिय कह सकते हो, तो उनमें ये पाई जाती है। फिर कुछ अपने पास में, हालांकि ये ज़्यादा नहीं, ट्रांजिशनल यानी आपस में चेंज होती रहती है, और ये जो है ये अधिकतर आपको ऑर्गन के अंदर, अब जैसे आमाशय है या अपनी इंटेस्टाइन है, ये लगातार सिकुड़ती और फैलती रहती है, तो वहाँ पर ये इस तरह की लेयर यहाँ पर पाई जाती है। तो ये जो है कुछ मैंने आपको एपिथेलियम के बारे में आज करा दिया है। अब कुछ कल मैं आपको ग्लैंड्स कराऊंगी। अब मैं ये इसीलिए थोड़ा सा रेफरेंस बुक से आपको करा रही हूँ क्योंकि ये क्वेश्चंस आपके आते हैं। अब कल कराने के बाद में फिर मैं आपको जो संडे को वापस, अभी तो मैंने सेकंड, थर्ड और फोर्थ 3 चैप्टर के क्वेश्चन दिए थे, अब मैं आपको 5th वाले के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दूंगी मंडे को, तो आप उसकी तैयारी करना, ताकि मंडे को जो आप टेस्ट दो वो केवल 5th चैप्टर का हो, और जितने मैक्सिमम क्वेश्चन आप कर सकते हैं उसको आप करने की कोशिश करना। ठीक है, ओके, थैंक यू।